Assalamu alaikum class. I hope that all of you are well and safe in your homes inshallah. आज हमारा लेक्चर 24 सिग्नल सिस्टम्स का कवर करेगा कैरेक्टराइजेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम्स यूजिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इससे पहले लेक्चर 23 जो कि 2 पार्ट्स में था वो भी डील कर रहा था कैरेक्टराइजेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम्स यूजिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म से। इस प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा था कि अगर आपके पास कॉन्वोल्यूशन के थ्रू किसी एलटीआई सिस्टम की आउटपुट एक्सप्रेस की जा सकती है तो इस सिचुएशन में आप ट्रांसफर फंक्शन कैसे डिटर्मिन करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन के रूट्स यानी पोल्स और ज़ीरोज़ कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं आप, और फाइनली आपने देखा था कि बेस्ड ऑन द ट्रांसफर फंक्शन हाउ कैन यू से वेदर अ सिस्टम इज स्टेबल, कॉजल और हाउ कैन यू डिज़ाइन एन इन्वर्टेबल सिस्टम। आज के लेक्चर में हम कैरेक्टराइजेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम्स यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म को लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस LCCDE के रूट से एक्सप्लोर करेंगे। आज के लेक्चर में मैंने जो डिफरेंट इक्वेशंस यूज़ किए हैं उनके साथ मैंने लिखा हुआ है कि आपका ये वाला पोर्शन आपने इससे पहले कौन से लेक्चर में पढ़ा था, ताकि आपके लिए रिकॉल करना आसान हो। और अगर आप रिकॉल करना चाहते हैं तो आप आराम से उस लेक्चर पे जाके इसको रिकॉल कर सकें। तो हम लोगों ने जब लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी तो हम लोगों ने उसका जनरल एक्सप्रेशन पढ़ा था ऑफ द फॉर्म ए के टी के वाई टी बाई टी टी के इज इक्वल टू समेशन बी के टी के एक्स टी बाई टी टी के, जहाँ पर हम लोग कुछ बार जिक्र कर चुके हैं कि ये लेफ़्ट हैंड साइड हम जनरली आउटपुट और आउटपुट के डेरिवेटिव्स के लिए रख रहे होते हैं और राइट हैंड साइड पर हम इनपुट और इनपुट के डेरिवेटिव्स रख रहे होते हैं। कोफिशिएंट ए के वो कोफिशिएंट है जो किसी भी डेरिवेटिव टर्म के साथ या वाई टी की टर्म के साथ आता है। ए को हमेशा हम वाई के लिए ही रखते हैं और कोफिशिएंट बी जो है वो एक्स और एक्स की डिलेड टर्म्स के लिए आता है, और कोफिशिएंट बी हमेशा हम एक्स के लिए ही रखते हैं। ये एक कन्वेंशन है जो कि फॉलो की जाए तो चीज़ आसान हो जाती है। सिमिलरली जो लेफ़्ट साइड पर ये जो सम ऑफ डिफरेंशियल्स है, इस समेशन में आप देख रहे होंगे कि समेशन वेरी कर रही है फ्रॉम 0 टू कैपिटल N। अगेन दिस कैपिटल N इज जनरली रिजर्व्ड फॉर द समेशन ऑफ output or derivatives of the output terms, and this m is reserved for summation with respect to x. So if we want to determine the transfer function, we know that a transfer function is the ratio of the Laplace transform of the output to the Laplace transform of the input. So to determine the transfer function, we will be using the differentiation property, and in lecture 21 and 22, which was delivered last week, we discussed the differentiation property, which was that कि अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं किसी फंक्शन का kth डेरिवेटिव फॉर इंस्टेंस, you will be getting s raised to the power k for a kth derivative into f of s, where f of s is the Laplace transform of the function ft whose kth derivative you are taking, minus s raised to the power k minus 1 f of 0, जहाँ पर f of 0 उस फंक्शन की वैल्यू है at 0 टाइम t is equal to 0, माइनस अब इसके बाद आपकी डेरिवेटिव्स वाली टर्म स्टार्ट हो जाएंगी, फंक्शन की डेरिवेटिव वाली टर्म स्टार्ट हो जाएंगी टिल यू रीच द के माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ द के माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट टी इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने डिस्कस किया था लेक्चर 21 और 22 में कि ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज़ करते हैं जब आपके पास फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी नहीं होती। If there is a discontinuity, आप 0 के बजाय 0 नेगेटिव यानी जस्ट बिफोर द डिसकंटिन्यूटी वाली वैल्यू को यूज़ कर रहे होते हैं। Now, if we want to determine the transfer function, we'll say that the system was initially at rest, or we are trying to determine the transfer function for a causal system, say for instance. तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू एट टाइम 0 से लेके फंक्शन की वैल्यू उसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू एट टाइम 0 is 0. So we are just left with Laplace transform of the kth derivative of function ft is s raised to the power k into f of s for a causal function or for a function with 0 initial conditions.
So when we apply this general formula to both sides of this equation, we get summation k 0 to n a k s k, और हर टर्म के साथ डेरिवेटिव आ रहा होगा जो कि वाई एस की टर्म होगी, तो हमने वाई ऑफ एस को बाहर निकाल लिया, इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0 टू एम बी के एस के एक्स ऑफ एस। तो हमारा पहला पड़ाव एच ऑफ एस या ट्रांसफर फंक्शन की डिटर्मिनेशन में वाई ऑफ एस है। अगर हम वाई ऑफ एस को ऑब्जर्व करें तो हम इस फैक्टर को इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जा सकते हैं, सो दैट वाई ऑफ एस इज अ रेशियो ऑफ बी के एस के, जो यानी आपकी जो यहाँ पर आ रही है वाली टर्म्स आपकी इनपुट की टर्म्स हैं, टू दी आउटपुट टर्म्स इनटू एक्स ऑफ एस। So for instance, you have been given x of t and you have been given a differential equation. आप y of t determine कर सकते हैं by simply taking the inverse of this equation. So हम अपना पहला पड़ाव पे पहला numerical solve करते हैं, which is let's say कि हमारे पास एक second order differential equation given है और हम determine करना चाह रहे हैं उसकी response with the following given conditions. x of t हमारी इनपुट e to power minus 4t u of t है, और जो हमारी इनिशियल कंडीशंस हैं वो y 0 नेगेटिव इज इक्वल टू 2 है, एंड what does this condition signify? This y 0 negative is equal to minus 2 and y dash 0 negative is 1 are the initial conditions, जहाँ पर y dash सिग्निफाई कर रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव या dy by dt। यहाँ पर कंडीशंस ज़ीरो नेगेटिव के साथ इसलिए गिवन है क्योंकि ज़ीरो वाला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। उससे पहले आपका सिस्टम इनिशियल रेस्ट पे नहीं था, और जब आपने एक्स टी अप्लाई किया, ये यू ऑफ टी है, यू सुपरस्क्रिप्ट में चला गया है, मैं स्लाइड्स चेंज करके आपको दे दूंगी। एक्स ऑफ टी इज टू पावर माइनस 4t यू ऑफ टी। तो एक्स टी इज इक्वल टू 0 पर इनपुट स्टार्ट हुई, तो t इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एंड एज वी हैव डिस्कस्ड कि जब आप लैपलास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म। नाउ हमारे पास एक्सप्रेशन जो गिवन है LCDE का, दैट इज d square y t by dt square plus 5 dy by dt plus 6 yt is equal to dx by dt plus x of t। जब हमने इस इक्वेशन का लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना है तो उसके लिए हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि हर चीज़ का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा इंडिविजुअली। फॉर एग्जांपल y ऑफ t का लैपलास ट्रांसफॉर्म y ऑफ s होगा, dy by dt का लैपलास ट्रांसफॉर्म जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मूला में देखा था, एस वाई एस माइनस वाई 0 नेगेटिव होगा, और हमारे पास इनिशियल कंडीशन में y 0 नेगेटिव गिवन है 2। सो ये डेरिवेटिव हमारे पास एस वाई ऑफ एस माइनस 2 हो जाएगा। Similarly, d square y, the second derivative of y, would be equal to s square ys minus s y of 0 negative minus y dash of 0 negative, where this is the first derivative. Now again using conditions, हमारे पास given है y dash 0 is equal to 1 है, so this becomes s square y of s minus s y of 0
2s minus y dash 0 is 1। तो ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। सिमिलरली एक्स टी हमारे पास गिवन है e⁻⁻4t u of t। x of s या इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s+4 आ रहा है। अगेन आपके हम जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया, स्टार्टेड विद दिस एग्जांपल, दिस इज अ डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, चूंकि हमारे पास इसकी इनिशियल कंडीशंस नहीं गिवन, तो हम डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर x is applied at time t is equal to 0, so x 0 minus अगर आप देखें तो this is equal to 0, this term approaches 0, so we get s x of s or s by s plus 4। तो यूँ हमने सारे इस इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए इंडिविजुअली सारे टर्म्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया। अब नेक्स्ट पेज पर हम सब्स्टिट्यूट करके डिटर्मिन करेंगे कि हमारी इवेंचुअली इक्वेशन क्या आती है। जब हमने इस इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है, s स्क्वायर y of s माइनस 2 of s माइनस 1। और ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y का, प्लस 5s ys माइनस 2 जो कि डेरिवेटिव है आपकी dy बाई डी टी का, प्लस 6ys जो कि डेरिवेटिव था y का, इज इक्वल टू s बाई s प्लस 4 प्लस 1 बाई s प्लस 4। यहाँ पे s बाई s प्लस 4 डेरिवेटिव था, हमारे पास dx बाई dt का, और ये डेरिवेटिव है और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म है आपके x ऑफ t का। तो अब हम तमाम y की टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं एंड वी गेट s प्लस 1 बाई s प्लस 4। अब चूँकि हमने रिस्पॉन्स या आउटपुट y ऑफ s डिटर्मिन करनी है, तो इसके लिए हमने y ऑफ s को इंडिपेंडेंट रखना है। तो दिस विल टेक 2 स्टेप्स, इज इक्वल टू 2s प्लस 11 प्लस s प्लस 1 बाई s प्लस 4 एंड y ऑफ s इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर लिबर्टी ले रही हूँ इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व, इस पार्ट को खुद सॉल्व करने की, जैसा कि क्लास में आप लोगों को पता है, आप लोग खुद कर लिया करते थे सॉल्व। तो दिस बिकम्स 2s स्क्वायर प्लस 20s प्लस 45 डिवाइडेड बाई s प्लस 4 एंड दिस इज डिवाइड बाई जब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो वी गेट 2s स्क्वायर प्लस 20s प्लस 45 डिवाइड बाय, नाउ ये वाला फैक्टर डिनोमिनेटर में आ जाएगा u।
Now we want to determine the inverse Laplace transform of y of s, और we want to determine y of t. तो उसके लिए हमें y of t डिटर्मिन करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन होता है, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है. तो जब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर दो फैक्टर्स में डिवाइड हो जाता है फर्दर, जो डिनोमिनेटर की स्क्वायर वाली टर्म थी विच इज s+2, s+3 and s+4. We'll solve this by partial fractions and we get three terms which are 13/2 s+2 minus 3 by s+3 minus 3/2 by s+4. Again, this is 3/2. I am taking the liberty of doing this myself and you'll do it yourself similarly. Up to determine yt, we take inverse Laplace of both sides, and what we get for yt is equal to 13/2 e to the power minus 2t minus 3 e to the power minus 3t minus 3/2 e to the power minus 4t into u of t. तो आपने देखा कि अदरवाइज जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था थ्रू द कन्वेंशनल मेथड विच इज़ द मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स, तो हमारे पास 3 स्टेप्स होने थे, जिसमें फर्स्ट स्टेप में आपने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन डिटरमिन करना था, सेकंड स्टेप में पर्टिकुलर सोल्यूशन डिटरमिन करना था, थर्ड स्टेप में आपने इनिशियल कंडीशंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन करके ओवरऑल सोल्यूशन डिटरमिन करना था. और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू ये सारा मेथड सिंपली एक स्टेप में यू कुड से हो जाता है, जिसमें आपने लैप्लास लेना है और इवेंचुअली इनवर्स लैप्लास लेना है. यहाँ पर अगर हम इनवर्स लैप्लास पर गौर करें तो यू माइट नोटिस कि मैंने इनवर्स लैप्लास लिया और मैंने u of t के साथ लिया है, हालांकि हमने ROC मेंशन नहीं किया हुआ था. तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे पास इनिशियल कंडीशंस के लिए इक्वेशंस आपका रोल प्ले कर रही थी, इनिशियल कंडीशंस में कवर हो गया वो. और अब चूँकि बाकी सारा जो आप डिटर्मिन कर रहे हैं रिस्पॉन्स दैट इज ड्यू टू इनपुट plus initial conditions after time t is 0, so your u of t is coming, or a function is input is a causal input. So आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करके which is through the conventional way confirm कर सकते हैं कि आंसर आता है या नहीं आता. Now whenever you are solving questions like this, you want to see that whether your solution, the solution you have determined, is correct or not. So how can we say whether our solution is correct or not? Is through verification. तो verification के लिए हमारे पास I am writing the output again and we'll see whether this output is what we expect to, whether this output verifies the initial conditions or not. तो y of t हमारे पास आ रहा था 13/2 e to the power minus 2t minus 3 e to the power minus 3t minus 3/2 e to the power minus 4t u of t. And we were given two initial conditions. The first initial condition was y of 0 is equal to 2, and the second initial condition was y dash 0, which is dy by dt is equal to 1. Now जब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो इनिशियल कंडीशंस को हम सिंपली सब्स्टिट्यूट करके सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसमें देखा है कि हमने ओवरऑल सोल्यूशन लिया था. हम लोगों ने सोल्यूशन को में देखा नहीं कि इनिशियल कंडीशन वाला रिस्पॉन्स कौन सा था और हमारा इनपुट वाला रिस्पॉन्स कौन सा था.
अगर हमने इनिशियल कंडीशंस को वेरीफाई करना है तो हमने अपने रिस्पॉन्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है. You don't have to do it. If you are satisfied that your answer is correct and I have not asked for verification, you don't have to do it. But in case I ask for verification or you are doing it for some other course and they ask you for verification, तो फिर आपको अपने रिस्पॉन्स में पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म्स हैं जो इनिशियल कंडीशन की वजह से हैं और कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो आपकी इनपुट की वजह से हैं. तो मैं आपके पास एच ऑफ एस सॉरी वाई ऑफ एस का जो हमने एक्सप्रेशन लिया था उसकी दोनों इंडिविजुअल टर्म्स पे आ रही हूँ. जो हमारे पास दो टर्म्स थी, ये वाली टर्म हमारे पास इनिशियल कंडीशंस की वजह से आई थी या लेफ्ट हैंड साइड पर वाई ऑफ एस के साथ थी, और हमारी इनपुट वाली टर्म्स ये थी. तो ये वाली टर्म आपकी कंट्रीब्यूट कर रही है ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स में. इसको ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स कहा जाता है और ये रिस्पॉन्स ड्यू टू इनपुट है. और ये आपका इस टर्म को लैप्लास ट्रांसफॉर्म की टर्म में ज़ीरो इनपुट कंपोनेंट कहते हैं. इसको भी कंपोनेंट है, ये कंट्रीब्यूट कर रही है ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स पर, बट द कंपोनेंट इज नोन एज ज़ीरो स्टेट कंपोनेंट. और जब आप इन दोनों कंपोनेंट्स का इंडिविजुअली लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं तो अगेन बाय डूइंग पार्शियल फ्रैक्शन दिस कंपोनेंट इज ब्रोकन इनटू 7 by s by 2 minus 5 by s plus 3, and the other component is broken into minus half by s plus 2 plus 2 by s plus 3 minus 3 by 2 by s plus 4. और जब हम y of t डिटरमिन करते हैं by taking the inverse Laplace, this becomes 7 e to the power minus 2t minus 5 e minus 3t into u of t प्लस दूसरे कंपोनेंट की वजह से माइनस हाफ ई टू पावर माइनस 2t प्लस 2 e माइनस 3t माइनस 3 by 2 e टू पावर माइनस 4t u of t आ जाता है हमारे पास. नाउ दिस कैन बी कॉल्ड एज the first term can be called as the zero input response. So this part contributes to the zero input response. This is the zero input response because जब response की बात होगी तो आपकी output आ रही होगी, और ये this is the zero state response. अगर आप इन दोनों responses को add करें तो आपके पास वही expression आता है जो अभी हमने पिछले जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके पिछली शीट पे देखा था. दिस इज़ एक्चुअली अ शीट जिस पर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही होती हूँ. तो जब आपने इनिशियल कंडीशंस को वेरीफाई करना है तो आपने सिर्फ ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स देखना है, क्योंकि ये वाली टर्म्स वो टर्म्स हैं जो कि वाई ज़ीरो नेगेटिव पर थी. तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास वाई ज़ीरो नेगेटिव क्या आएगा. उस पर सिर्फ ये टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं तो सिर्फ इन टर्म्स में हमने ज़ीरो डालना है. दिस इज 7 e टू पावर 0 इज 1 माइनस 5. ये टर्म्स तो हमने कहा एग्जिस्ट ही नहीं करें, तो दिस इज 2 विच इज़ ट्रू. दिस इज व्हाट वी गेट. एंड सिंपली दूसरी जब हमने डेरिवेटिव ऑफ वाली टर्म देखनी है तो हमने डिफ्रेंशिएट भी सिर्फ इसी पार्ट को करना है. डिफ्रेंशिएट भी हमने इसी पार्ट को करना है. एंड जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इस पार्ट को तो वी गेट 7 इंटू माइनस 2 e टू पावर माइनस 2t माइनस 5 इंटू माइनस 3 e टू पावर माइनस 2t विच इज इक्वल टू माइनस 14 e टू पावर माइनस 2t प्लस 15 e टू पावर माइनस 3t. और जब हम इसमें y को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं
t is equal to 0 नेगेटिव करते हैं तो this becomes minus 14 plus 15 which is equal to 1. So this satisfies this 0 input response satisfies the initial conditions and thus our answer is correct. Now let me conclude or summarize what we have done. हमने हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी LCCDE जिसे कि मैं कहती हूँ आपको, और हमने उसको सॉल्व किया थ्रू लैप्लास ट्रांसफॉर्म. We saw that through Laplace transform we can solve this equation by separating the terms, taking y of s on one side and solving the equation by taking the inverse Laplace transform and we get an expression for y of t. फिर इसके बाद मैंने आपको कहा था कि what if you are asked to verify this solution, what if जिस तरह हमने जब differential questions वाले questions किए थे conventional method से, तो we also saw that what if we have to verify the solution. तो इस सिचुएशन में हमने अपने रिस्पॉन्स को ब्रेक कर दिया था y of t को between 0 input and 0 state components, और हमने वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ 0 input रिस्पॉन्स में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि whether our solution is correct or not. I'll repeat, this is not what you must do. This is you should only do if you are asked to do it. So this concludes our first question. अब चूंकि ये पहला पड़ाव था, हमने डिटर्मिन इनिशियली हम स्टार्ट कर रहे थे कि हाउ डू वी डिटर्मिन h of s और द ट्रांसफर फंक्शन. तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया है. What will I simply do? Take x of s on the other side and say that our equation is resolved or we get a transfer function. So this is what I do. I take x of s on one side and we get a clean expression for transfer function which is h of s is summation bk या input वाली terms in the numerator plus summation of xs summation of ak s raised to power sk or summation of the y के coefficients in the denominator. This is similar to the one derived in lecture 18 जहाँ पर ये खुला भी हुआ था expression. आपको पता होना चाहिए कि ये this is a sum of terms या summation form में है. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास system function of a system described by as differential equation is always rational, जिसका मतलब ये रेशियो की फॉर्म में होगा. और अगर हम इसको फैक्टराइज करें, हम इस सम को फैक्टराइज करें या हम इसको प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर लें तो इसका जो न्यूमरेटर का सोल्यूशन है उसको हम जीरोस कहेंगे एज यूजुअल और डिनोमिनेटर्स का सोल्यूशन को हम पोल्स कहेंगे. अगेन, सिंस द LCCDE does not constrain or define a region of convergence, the h of s derived through this manner will not be having a specification for the region of convergence. So we will determine the region of convergence through additional information about the stability or causality of the system. For example, if the system is causal, we know that the ROC is to the right of the rightmost pole, or if the system is anti-causal, the ROC will be inside or to the left of the leftmost pole. So आइए हम दो एग्जाम्पल्स करके इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद रीइंफोर्स करने की कोशिश करते हैं. In fact, there is a good news for you. This is the last slide which has theory. इसके बाद सिर्फ examples हैं आज के lesson में. So, example 2. Say that we have a function h of s and we want to determine and sketch the pole zero plot with this function. तो function हम कैसे determine? और function तो मैंने दिया ही नहीं हुआ, इसमें लिखा नहीं हुआ, expression में मैं डालना भूल गई. I'll be putting it on the slides which I'll be emailing you. और मैं इस पे आपको लिख के बता दूँ कि expression हमारे पास क्या है. So say हमारे पास h of s given है. K s minus 1 by s square plus 1 by s plus 3 into s square plus
एस प्लस वन, जहाँ के कोई भी कांस्टेंट है, और हम देखेंगे कि कांस्टेंट आपके पोल्स और ज़ीरोस में कोई पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट. एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फैक्टराइज हैं. अगर ये फैक्टराइज ना होते और अपनी कन्वेंशनल फॉर्म में जब डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लैप्लास लगाते हैं एक्सप्रेस हुआ था कर रहे होते, तो सिचुएशन में ये कुछ इस फॉर्म में होते, से न्यूमरेटर सेकेंड ऑर्डर था, so it would have been plus b1s plus b0 by, say denominator third order था a0 a3 s cube plus a2 s square plus a1 s plus a0. मगर यहाँ पर आपको एक अच्छा एक्सप्रेशन एच ऑफ एस का गिवन है जो कि फैक्टराइज हुआ है. इनकी इससे फैक्टराइज नहीं होगा तो आप इसको फिर फैक्टराइज करेंगे और उस फॉर्म में लेकर आएंगे. नाउ वी नो दैट ज़ीरोस आर द रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर, और हमें इसमें नज़र आ रहा है कि न्यूमरेटर के रूट्स s इज इक्वल टू 1 पर हैं, एंड s स्क्वायर प्लस 1 की वजह से हमारे पास दो रूट्स हैं जो कि प्लस माइनस j1 पर हैं. आई एम श्योर आप ये सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन s स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स s स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, एंड दिस मीन्स s इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, विच इज़, जब आप अंडर रूट लेते हैं तो आप साथ प्लस माइनस का साइन भी आता है क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है ये, तो दो रूट्स मिलेंगे, एक प्लस अंडर रूट माइनस 1 विच इज़ आयोटा फॉर अस, और दूसरा माइनस अंडर रूट 1 पर विच इज़ माइनस j. So poles are the roots of the numerator, so we get poles at s is equal to, इसकी वजह से s is equal to 0 पर आएगा. सेकेंड रूट s is equal to -3 पर आएगा. एंड थर्ड रूट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस इक्वेशन में भी एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से विल बी गेटिंग माइनस हाफ प्लस माइनस j अंडर रूट 3/2. तो हमारे पास पोल का क्या ऑर्डर था, 1 2 3 4. पोल हमारे पास फोर्थ ऑर्डर था, तो हमारे पास 4 रूट्स आए हैं. न्यूमरेटर हमारे पास थर्ड ऑर्डर था, हमारे पास देखने में न्यूमरेटर के 3 रूट्स आ रहे हैं. आपको याद होगा हमने लेक्चर 23 में डिस्कस किया था कि जब भी नंबर ऑफ पोल्स, कोई भी ज़ीरोस अगर ज़्यादा हैं पोल से, तो आपके पास बाकी के पोल्स इनफाइनाइट पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और अगर पोल्स ज़्यादा हैं ज़ीरो से, जैसा कि ये सिचुएशन है, ये ऑर्डर डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो आपके पास पोल ज़ीरो एग्जिस्ट कर होगा एट s इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो जब आपने इस इक्वेशन के पोल्स और ज़ीरोस बताने हैं तो आप बताएंगे कि इट हैज़ 4 पोल्स एट दिस, 4 ज़ीरोस एट दिस पॉइंट एंड 4 पोल्स एट दिस पॉइंट. तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हमने पोल ज़ीरो प्लॉट ड्रॉ करना था. तो पोल ज़ीरो प्लॉट करने के लिए हम एस प्लेन लेते हैं, और ये एस प्लेन का रियल ऑफ एस या सिग्मा है, और ये इमेजिनरी ऑफ एस या जियोमेट्रिक एक्सिस है, और इस पर हमने प्लॉट कर लेंगे अपने सारे पोल्स. तो पहला पोल हमारा है एस इज इक्वल टू 0 पर, और पोल को हम क्रॉस से डिपिक्ट करते हैं. दूसरा पोल है एस इज इक्वल टू -3 पर, तो यहाँ कहीं आएगा. और तीसरा पोल है, और तीसरे पोल का रियल पार्ट हाफ है, यानी इसका मतलब है कि ये एक्सिस पर हाफ पर होगा, से हाफ यहाँ कहीं आ रहा है, और इमेजिनरी एक्सिस पर इसकी वैल्यू अंडर रूट 3/2 है, से जो कि यहाँ कहीं आ रही है. तो एक पोल माइनस हाफ प्लस j अंडर रूट 3/2, और दूसरा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विच इज, से अगर आपने इस पॉइंट को दिखना भी होता तो दिस इज अंडर रूट 3/2 एंड दिस इज हाफ, बट यहाँ पोल्स आपके यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपका ये 4 पोल्स आपने ड्रॉ कर दिए. एंड टू ड्रॉ ज़ीरोस आई एम यूजिंग ग्रीन पेन.
तो हमारा एक ज़ीरो एस इज इक्वल टू 1 पर है, एस इज इक्वल टू 1 को हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, तो से यहाँ पर है, एस इज इक्वल टू 1 पर एक ज़ीरो हमारा एस इज इक्वल टू प्लस जे 1 पर है, जो कि यहाँ कहीं होगा, और दूसरा माइनस जे पर है। यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका मैग्नीट्यूड -1 है, और ये जियोमेट्रिक एक्सिस पर है। तो इस तरह, और जो ज़ीरो एट इन्फिनिटी हम ड्रॉ नहीं करते, तो इस फॉर्म में आप पोल ज़ीरो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं इन केस यू हैव इमेजिनरी पोल्स, एंड एज यू कैन सी दैट इमेजिनरी पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, जैसा कि हमने इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, जैसा कि हमने लेक्चर 1 में भी डिस्कस किया था। This is drawn in a prettier form as here. Let's solve another question. अब पिछला क्वेश्चन हमारा डील कर रहा था पोल्स एंड जीरोस से, और ये वाला क्वेश्चन, ये वाली एग्जाम्पल हमारी डील कर रही है द ट्रांसफर फंक्शन, जो कि हमने जिससे स्टार्ट किया था। Now say you have a causal LTI system which is governed by this equation. You have to determine the transfer function. चूँकि सिस्टम कॉजल है, इसका मतलब है हमारे पास इनिशियल रेस्ट है, और मैं वैसे आपको टिप दे रही हूँ कि जब भी मैं आपको HFS डिटर्मिन करने को दूँगी या कहूँगी, तो वो कॉजल ही होगा, क्योंकि जब हमारे पास HFS का एक्सप्रेशन आता है तो वो कॉजल सिस्टम के लिए वो एक्सप्रेशन आता है कंपोजिट। तो एक कॉजल LTI सिस्टम के लिए HFS का, या एक सिस्टम जो इनिशियली रेस्ट पर आपके पास, HFS का वो एक्सप्रेशन है। एंड प्लीज़ डोंट माइंड मी चेकिंग दिस रिकॉर्डिंग अगेन, because last time I recorded, and at the end of the lecture I came to know that I had not recorded anything. I had not pressed the record button. So this time I'm checking it after every few minutes to see whether it's been recorded or not. So हमने HFS determine करना है, तो आइए HFS determine करते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का 2d² yt by dt square plus 8 dyt by dt plus 6 yt is equal to 4 dxt by dt plus 8 है। तो जब हम दोनों साइड्स पर, मैं एक दफ़ा दोबारा शुरू से लैप्लास ट्रांसफॉर्म काइंड ऑफ अप्लाई कर रही हूँ। जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूरी इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2s² yfs प्लस 8s yfs प्लस 6 yfs आ जाएगा, इनिशियल कंडीशंस नहीं है, इज इक्वल टू 4x of s प्लस 8 आ जाएगा। नाउ हम इधर y of s को सेपरेट करें, यहाँ 2s² प्लस 8 of s प्लस 6 y of s इज इक्वल टू 4 of s प्लस 8 x of s। जब रेशो लेंगे y of s by x of s, यानी h of s आपके पास आ जाएगा 4s प्लस 8 बाय 2s² प्लस 8s प्लस 6। तो हमारे पास h of s का एक्सप्रेशन आ गया, which was the first part of this question. We had to determine an expression for h of s, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि न्यूमरेटर में x यानी इनपुट की टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में y यानी आउटपुट वाली टर्म्स हैं। Now second part of this question is you have to determine the poles and zeros of the system. So जब हम इस पोल्स और जीरोस को डिटर्मिनेशन के लिए हमने इसको
सॉल्व करना है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि दिस इज एक्सप्रेस एज अ सम, तो हमने इसको फैक्टराइज करना है और हमारे पास एच ऑफ एस पार्ट बी के लिए आंसर ऑफ पार्ट ए, एच ऑफ एस को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो इट बिकम्स 2s+2 बाई s+1 and s+3. So this system has poles, two poles which are at s is equal to -1 and -3, and the system has two zeros. Since it has two poles, so it must have two zeros. One zero is at s is equal to -2 and the other zero is at, right, s is equal to infinity. Now the third question is, the third part of the question is, what is the ROC for h of s? अब हमने डिस्कस किया था कि ROC डायरेक्टली आप डिटर्मिन नहीं कर सकते इस एक्सप्रेशन से unless you are being given certain some extra information about this ROC. So हम कहेंगे कि हमारे पास ROC 3 हो सकते थे। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास चूँकि 2 पोल्स थे, तो पार्ट सी में हमारे पास ROC या हमारे पास रियल एस, या तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल होना था, यानी रियल एस को आउटसाइड दी आउटर मोस्ट पोल होना था, तो आउटर मोस्ट पोल हमारे पास s इज इक्वल टू -1 है, या हमारे पास इसको did I say left hand sided? I'm sorry, this is a typo. Either it would be a right hand sided or a causal signal, so our real s should be greater than -1, or it would be a left hand side signal, so the ROC is inside the innermost pole. And I'm sure कि आप ROC और innermost pole और outermost pole के questions करके you know y is -1 outside and y is -3 inside. I'm sure you must be getting this now. So इन दोनों में से कोई एक ROC हो सकता है. So are we given any additional information? Yes, I told you that the system is a causal system. So this means that for our ROC, this is the correct ROC and this is the incorrect ROC. So the ROC is real s is greater than -1, which you have said or determined from the information in the question. Last part is the system stable? Yes. Why? Because it's a causal system, and in the last lecture we discussed that the condition for causality and stability said that for a stable causal system the poles should be in the left hand of the S plane, और अगर आप ये वाली चीज़ भूल जाते हैं तो हमें पता है कि हम चूँकि ROC में रियल एस इज ग्रेटर देन -1 का है, तो जो दूसरी जनरल कंडीशन थी वो कह रही थी कि आपका स्टेबल सिस्टम के लिए ROC को जियोमेट्रिक एक्सिस कंटेन करना चाहिए, जो हमारा कर है. तो यस इट्स स्टेबल, यस, बिकॉज बोथ poles are in negative S plane. Class, this brings us to the last and final example for this lecture. इस क्वेश्चन में हमारे पास ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है और आपके पास एक LTI सिस्टम गिवन है, आपने कुछ प्रॉपर्टीज डिटरमिन करनी है. But before coming at these properties, I'll just want you guys to quickly recall what we studied in lecture 23. We discussed that there are 3 ways to represent an LTI system, which is through the impulse response, the transfer function, or the LCCTE. Given either one, we can get the other two. And so far we know that h of s is the Laplace transform of h of t. We have seen how to determine h of s given y of s or y of t or x of t. We have seen how to determine h of s given the differential equation. Now we'll see how to derive the differential equation given h of t or h of s. So हम कह सकते हैं कि तमाम चीज़ें until आपके पास कोई भी एक चीज़ हो, you can get to one form or the other of the LTI system. So इस क्वेश्चन में आपके पास एक LTI सिस्टम गिवन है जिसकी इनपुट xt e−3t u of t है
और आउटपुट आपके पास गिवन है, आपने डिटर्मिन करना है इज दिस द सिस्टम फंक्शन, इज दिस सिस्टम कॉजल, is it stable, and the linear constant coefficient differential equation for the system. So let's solve this question. Now we are given x of t is equal to e to the power minus 3t u of t, and y of t is e to the power minus t minus e to the power minus 4t u of t. These parameters are given to us. So for h of s, the first part, we just have to determine y of s, x of s, take their ratio and come at h of s. So what is x of s? It is 1 by 1 plus s plus 3, and the ROC is, since it's a causal system, so it's a real s, it's a causal input, it comes with unit step, real s is greater than minus 3. For y of s, we have the Laplace transform 1 by s plus 1 minus 1 by s plus 2, and since it comes with unit step, so it's a right hand sided output or right sided signal, and for the right sided signal the ROC is outside the outermost pole, and I'm 100% sure that by now you know what is the outermost pole. Which is it? Yeah, you're right, it is real s is greater than minus 1. So what is h of s? H of s is a ratio of these two, y of s by x of s, which is, in fact, let's, okay, 1 by s minus 1 minus 1 by s plus 2 divided by 1 by s plus 3. When you solve this expression, this becomes 1 by s minus 1 into s plus 2 divided by 1 by s plus 3. So we get s, this is equal to s plus 3 by s minus 1 and s minus 2. Now what is the ROC for this function? Now we have two choices for ROC. We see that this system has two poles. One pole is at, I don't know why did I change s plus 1. This was plus. So this, we saw that this, see that this system has two poles at s is equal to minus 1 and minus 2, and according to these poles, this ROC, this h of s can have three ROCs. So one ROC can be, the first ROC would be for a right-sided signal, which is real s is greater than minus 1. The other ROC could be inside, for a left-sided signal, or inside the innermost pole, so real s is less than minus 2. And the third ROC is for a ring, which is real of s lies between minus 2 and minus 1. Now we know that y of s, or the output, is the intersection of the ROC of x of s and h of s according to the convolution property. So that means that the ROC should be such that once it intersects with real s is greater than minus 3, we get the resultant ROC, or real s is greater than minus 1. So there is just one possibility which would be true in this case, and which is that real s is greater than minus 1 is the ROC of this h of s. So part 2, you have to find the ROC. We can say that this is the ROC. Class, what I will do today is, I'll take a picture of the questions we have solved for today's lecture, and I'll paste them at the end of the lecture slides, so you can go through them if you want to go through again, because I've tried to zoom in this sheet to the camera, and
according to that, the coverage area of the paper is less now. So sometimes the question moves up, but we know that, we can see that this is our ROC. The third part is, we have to see is the system causal and is the system stable. So since we saw that H of S had two poles, S plus 1, because of S plus 1 and plus 2, it had two poles at S is equal to minus 1 and S is equal to minus 2. And ROC was outside the outermost pole, as we determined in part 2. So this system is a causal system. Is the system stable? We know that for a causal LTI system, for a system to be stable, the poles should have the poles should be in the negative S plane. So they are in the negative S plane, so we can say that the system is stable as well. And finally, we have to determine the linear constant coefficient differential equation, or the LCCDE, for the system. So for the LCCDE, we'll see H of S from part A, and we'll expand this. We see that it's a factorized expression. So we expand it so that we get a sum of terms, and when we expand it, we get S plus 3 by S square plus 3S plus 2. Now since the system is a causal system, so it means that it has no, in the initial conditions are 0, and we can simply determine our differential equation from this expression, where we remember that these terms were for the input and these terms were for the output. So we can say that our differential equation simply is d square y by dt square plus 3 dy by dt plus 2 is equal to 2yt is equal to dx by dt for this term plus 3x of t. So we see that given x of t and y of t, we can derive a differential equation for the system as well. So this concludes all your example for today's lecture, and at the end I have mentioned some practice problems. There are a set of 8 problems. I hope that you'll go through these problems. This time I've also given the solution so that you can look at the solution and tell your answers. Wish you all the best, and I'll repeat, in case you have any problem, you can always text me. You don't have to wait to text your CR to ask me questions. You can always text me yourself and ask me questions. Thank you. Allah Hafiz.